नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है आवाज अड्डा। आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जेएनयू के अराउंड जो विवाद खड़ा हुआ है, क्या वो दरअसल एक नई आफत खड़ी हो गई हो देश में, इस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। एक पूरा का पूरा सत्ता तंत्र एक ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ गया जिसके जमानत को अब दिल्ली पुलिस अपोज करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो कहेगी कि इसको जमानत मिल जाए। 10 दिन के बाद भी लेकिन वो लोग नहीं पकड़े गए जिन्होंने दरअसल आरोप है कि नारे लगाए थे। दिल्ली पुलिस उनको अभी भी ढूंढ रही है। अब लेकिन धीरे धीरे ये संकेत आ रहे हैं कि सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद सबूत है कि देख लीजिए पुलिस कमिश्नर बस्सी साहब के साथ अब क्या हो रहा है। बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री भी पूरे मामले को लेकर के नाराज हैं और जब बात बिगड़ रही थी तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ निर्देश जाहिर है कि अनौपचारिक रूप से दिए होंगे। लेकिन क्या ये पूरी कोशिश एक नए प्रकार के ध्रुवीकरण की है? इस बार जुमला नया है। सवाल यह है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही, इस पर अब सबको इस कसौटी पर कसा जाएगा। क्या ये प्रकरण इतना बड़ा बन गया जिसमें सरकार अब एक तरह से उलझ गई है और मामले को ठंडा करने के रास्ते ढूंढ रही है, या ये उन टेस्ट बलूनों में से एक और है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए आगे और इस्तेमाल किया जा सकता है? आवाज अड्डा में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बड़े विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ है। बीजेपी के सचिव आरपी सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जैन, राजनीतिक विश्लेषक नीलांजन मुखोपाध्याय, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में कामिनी जायसवाल, दूसरे सीनियर एडवोकेट हमारे मित्र संजय हेगड़े, विश्लेषक सुशांत सरीन और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कामिनी मैडम आपसे। आपका, हालांकि घटना को कई दिन हो गए, सब लोगों ने अपनी राय रखी है, आपने भी रखी है, लेकिन आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं उसमें कानून के राज को अगर हम कहें कि ये हमारा आइडियल है कि कानून का राज रहे, तो वो उसका क्या हल हुआ है इस वक्त दिल्ली में? कानून का राज तो चल ही रहा है। ये अराजकता किसने फैलाई है? ये जो झूठे देशद्रोह का मुकदमा चढ़ा के वो अराजकता किसने बनाई है? ये अराजकता, और कौन सबसे ज्यादा वायलेंस कर रहा है? झूठा मुकदमा बना दिया एक आदमी पे, उससे, और टीवी कुछ चैनलों ने उस मुकदमे को इतनी ज्यादा तवज्जो दी और वो गलत वीडियो दिखाया और उसकी वजह से लोग इतना भड़का दिया सारे माहौल को कि पूरी अराजकता फैल गई। आप देखिए, एक कोर्ट कचहरी में जिस तरीके से अराजकता हुई है, कोर्ट कचहरी में जिस तरीके से वायलेंस हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अब ये है माहौल कि अब आपको एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि कौन है इस सब के पीछे, क्यों इतनी अराजकता फैलाई गई? क्या सरकार किसी बात से लोगों का ध्यान हटाना चाहती थी, या कुछ ऐसी जो उनके साथ नहीं है वो एंटी नेशनल है, वो सबसे बड़े पेट्रियट्स हैं, बाकी तो सब अनपेट्रियोटिक हैं, टेररिस्ट हैं, एंटी नेशनल हैं, देशद्रोही हैं। तो ये कहां का माहौल बनाया हुआ बिल्कुल है? आपने अपना पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन रखा है। आइए आरपी सिंह, बीजेपी के सचिव, उनसे राय लेते हैं। कामिनी मैडम कह रही हैं कि संभवतः इन सब के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। अराजकता किसने फैलाई? जाहिर है कि उनका इशारा सिस्टम की तरफ है, सत्ता तंत्र की तरफ है। क्या आप लोग एक अलग जांच जो निष्पक्ष हो उसके लिए तैयार होंगे? संसद के बाहर के लोग कर लें, संसद के भीतर के लोग कर लें, क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं, जिसको कामिनी मैडम जुबान दे रही है, कि ये दूसरा बड़ा षड्यंत्र है जिसका संबंध ध्यान भटकाने से है, मुद्दों से और राजनीति करने से है। सिंह साहब। कामिनी मैडम शायद इन्हीं दिनों में बहुत उलझन वकील है। शायद इन्हीं दिनों में मोदी जी ने मध्य प्रदेश में जाकर फार्मर्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की, ये भूल गई हैं। हम अगर ध्यान बांटना चाहते तो मोदी जी वहां जाकर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लागू करते। ये भी अभी इन्हीं दिनों की बात है जब ये हुआ सारा मामला। परंतु आप किस बात को पढ़ रही हैं? पिछले कुछ सालों से लगातार वहां पर, ये अभी साल ही हुआ, लगातार पिछले कुछ सालों से ये हो रहा था। अच्छा, इस साल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। नहीं सिंह साहब, आपका तर्क लिया कि बड़ा देशद्रोह हो रहा था जेएनयू में। ये बताएं
कि बस्सी साहब जो कह रहे थे कि सबूत है उनके पास, अब वो जमानत को क्यों नहीं अपोज करना चाहते? आपको तो गुस्सा आना चाहिए कि कन्हैया कुमार की जमानत को अपोज नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। सिंह साहब, इसका जवाब दे दीजिए। अपनी बात आपने, मैं संजय, मुझे अपनी बात पूरी करूं, बात मेरी पूरी नहीं दी आपने। मैंने कहा पिछले कई सालों से जो लेफ्ट का जो थॉट प्रोसेस मौजम से बढ़कर जिहादीज्म की तरफ बढ़ गया, बात पूरी होगी, मैं पूरी बात आपको आज समझ लग जाएगी। वो जिहादीज्म की ओर बढ़ गया और इस हद तक बढ़ गया कि सर आपकी बात मान ली, देखिए नंगा हिंदुस्तान देश जान के प्यारा पाकिस्तान। नहीं, मैं आपका समय बचा रहा हूँ नहीं सिंह साहब, आपका समय बचा रहा हूँ। आपका तर्क हमको बिल्कुल मालूम है कि जिहादियों का, देशद्रोहियों का। नहीं सिंह साहब, होता क्या है? नहीं सिंह साहब, आपसे गुजारिश करूंगा मैं, कृपया मेरे सवाल का जवाब दें और अपना पॉइंट आप जरूर रखें, लेकिन संक्षेप में। आपका ये वाला जो बयान है ऑफ्ट रिपीटेड, मैं कह रहा हूं कि जेएनयू देशद्रोहियों और जिहादियों का अड्डा बन गया जी। अब आप तो सिर्फ ये बता दो कि कन्हैया कुमार की जमानत को दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्यों कह रहे हैं कि वो अपोज नहीं करेंगे? आप इसका जवाब दीजिए मुझे। सर, कामी जायसवाल या कोई और कोई नहीं, मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए सिंह साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर, अगर सर ये कोर्ट का जिरह का मामला टीवी डिबेट पे करेंगे, वो कोर्ट के अंदर क्या होगा कि क्या मामला है क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नकार सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, टीवी पर डिबेट पर ये कंगारू कोर्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक कहा आपने। आइए इस सवाल का जवाब हम संजय हेगड़े साहब से लेना चाहते हैं। संजय हेगड़े साहब, ये बताइए कि बीजेपी के प्रवक्ता एक फैब्रिकेटेड वीडियो टेप को अगर किसी चैनल पर दिखाएं और कहें कि देखिए जी कन्हैया कुमार ये नारे लगा रहा था, बाद में पता लगे कि ये सरासर झूठ है, इसको क्या माना जाएगा? क्या ये पब्लिक ऑर्डर को भड़काने की, डिसरप्ट करने की कोशिश नहीं मानी जाएगी उस बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा? संजय हेगड़े जी। जी, मैं तो मानता हूं ये बिल्कुल पब्लिक को भड़काने वाला मामला था और जिसने भी ये वीडियो दिखाया है वो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं अ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द ट्रूथ। उसी नजरिए से उन्होंने दिखाया है, उन्होंने ना वेरीफाई किया है, पर उनकी मंशा जरूर ये थी कि उसको देखकर लोग भड़क जाए और कैसे भी एक केस बनाया जाए कन्हैया कुमार पे। अब ये अच्छा हुआ है कि ये जो डॉक्टरिंग का मामला है वो पकड़ा गया है और इससे आगे नहीं बढ़ा है, पर खुदा न खास्ता उसके कारण कुछ घटना हो जाती तो जिम्मेदार कौन रहता? तो और क्या प्रवक्ता जिम्मेदारी लेते? ये जो है ये एक तरफ से देखा जाए तो एक अटेम्प्ट टू इंसाइट है। बिल्कुल, मुझे इंटरवेंशन करनी जी। हाँ सिंह साहब, बिल्कुल आप इंटरवेंशन करें। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि उस फैब्रिकेटेड टेप के लिए आप कृपया पार्टी की शान बान इज्जत को देखते हुए माफी मांगेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कृपया मान लीजिए कि उस टेप का इल एडवाइज इस्तेमाल आपके मित्रों ने किया और आप लोगों ने गलती की, कृपया माफी मांगिए आप। संजय पगलिया साहब, माफी नहीं मांगी है, इनके ऊपर का मुकदमा चलाना चाहिए। कामी सिंह साहब बोलिए, आप सिंह साहब बोलिए। नहीं सिंह साहब आप बोलिए। कामिनी मैडम आप अपना जवाब जरूर, अपना ओपिनियन रखिएगा, आप अपना ओपिनियन रखिएगा। पहले सिंह साहब का जवाब आप कर लेंगे सब। सिंह साहब बोलिए। नहीं, आप कोर्ट में चले जाइए ना, कोर्ट में जाकर मुकदमा चलाइए, कौन रोक रहा है आपको? हाँ चुप हुई, आपकी तो पुलिस आपकी है ना, इसलिए तो आपको फिरकत नहीं है। सिंह साहब मेरी बात का जवाब दीजिए। सिंह साहब मेरी बात का जवाब दीजिए, वो वीडियो फैब्रिकेटेड था कि नहीं? कन्हैया कुमार का वीडियो फैब्रिकेटेड था कि नहीं? सिंह साहब, मैं उस बात पे आ रहा हूं जी। जो आप हमारे प्रवक्ताओं को कह रहे हैं कि प्रवक्ता ने दिखाया, उससे पहले वो टीवी चैनल पर चल रहा था जी। अरे छोड़िए ना, हम तो उल्टे काम करते हैं सर, हमको छोड़िए ना, हम तो उल्टे काम करते हैं सर। मैं आपके प्रवक्ता महोदय ने उस वीडियो का इस्तेमाल किया, आप किसी भी चीज का अनवेरिफाइड ढंग से इस्तेमाल कर लेंगे और तोहमत दूसरे पर। उन्होंने इतना कहा कि ये एक टीवी चैनल पे चल रहा है ये क्लिप। उन्होंने ये भी कहा कि ये इस पे मैं नाम नहीं दिखाना चाहता, वो किसी चैनल पे चलता हुआ क्लिप उन्होंने दिखाया।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दिखा रहा हूँ ये। आपकी नजर में कोई गलती नहीं है? तहकीकात ये सर आप उनसे पूछिए। देखिए मैं आपको ज्यादा काउंटर नहीं करूंगा सर। कहाँ से है वो? आपके हिसाब से आप उसमें कोई गलती नहीं है, आप उसको ठीक मानते हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं गलती समझे नहीं। एक कोई चीज टीवी चैनल पर चल रही है, उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो आप कह रहे डॉक्टर है, अब दूसरा चैनल कह रहा डॉक्टर है, एक कह रहा नहीं है। अब ये तहकीकात का मामला, तहकीकात सुनिए हमारे साथ, सुनिए आपके कहने में डॉक्टर नहीं होगा। कामिनी मैडम आपका एक पॉइंट लेना चाहूंगा, बिल्कुल लीगल टेक्निकल ज्ञान हमको लोगों को देना चाहिए। इससे इनकी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी, अगर कोई लाइबल या डिफेमेशन का मुकदमा करना चाहे तो कम होती है क्या कि चैनल ने दिखाया, चैनल कहता है कि हमने तो बोल दिया कि अनवेरिफाइड है जी, हम तो अनवेरिफाइड बोल के दिखा रहे थे। चैनल इसकी जिम्मेदारी से बचता है और न वो लोग बचते हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर नहीं, चैनल ने दिखाया, फिर ये अपनी आईपैड में डाउनलोड करके लोगों के सामने बोल रहे थे हमारे पास क्लिंचिंग एविडेंस है। ये बिल्कुल, तो वो अगर उनको चैनल ने दिखाया होता तो चैनल की, पर इसको तो उन्होंने ज्यादा प्रोपेगेट किया ना। ये कानूनी तौर पर उलझ सकते हैं कि नहीं संजय हेगड़े साहब? क्या ये कोई इसको कहे कि मैं आपत्ति करता हूं और अदालती सहारा लेना चाहता हूं, तो कानून के पास बिल्कुल उलझ सकता है, क्योंकि मानहानि का जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप कुछ अपने ही आप पब्लिश करो तो कानूनन आपकी लायबिलिटी बनती है। तो आप बच नहीं सकते हैं ये कह के कि चैनल पे ने दिखाया, फलाने ने बोला है या तीसरे ने आपको दे दिया है और आप उस पर विश्वास कर रहे थे। अगर आप जनता को भड़काया, कुछ बोलते हो, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। और यहाँ जो प्रवक्ता थे उन्होंने खुद जो वीडियो थी उसको सच मानकर सबको उन्होंने बताया कि ये सच्ची वीडियो है, ये असली घटना ऐसी घटी थी। तो ये बिल्कुल उनका दरअसल हुआ ये, देखिए जी, इस तरह की जो सिविल डेफेमेशन हो तो डैमेजेस का केस बनता है। बिल्कुल केस बनता है आरपी सिंह साहब, और आप इस मुद्दे से दो चार नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में पॉलिटिकल क्लास कुछ भी बोल करके, कुछ भी कह करके निकल सकता है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो हम लोग फिक्स कर नहीं सकते। सवाल मेरा नीलांजन मुखोपाध्याय से है कि क्या आपको लगता है कि ये खेल गलत पड़ गया तो अब रिवाइंड मारने की कोशिश की गई, और उस रिवाइंड के सबसे बड़े सबूत हैं बस्सी साहब का बदला हुआ बयान, उनके हाथ से सीआईसी की जो एप्लीकेशन लगाई थी उसका जाना, और इन खबरों का छपना कि प्रधानमंत्री इस घटना से नाखुश हैं? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम कहें कि ये थोड़ा बैक ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी हम इस पार्टी को समझते हैं, इस पार्टी के जहन में नहीं है विड्रॉ करके अपनी गलती को मानना। ये तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक पूरी तरह से और डिस्क्रेडिट नहीं होते हैं। उनको अभी भी कोशिश है कि जो एक नया जो मुद्दा उन्होंने उछालने की कोशिश की है, अति राष्ट्रवाद या अल्ट्रा नेशनलिज्म का, ये बार बार पेश करना कि सिर्फ हमारा वर्जन जो नेशनलिज्म का है वही हिंदुस्तान में सही है, इसके अलावा बाकी और सबकी जो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो गलत है। ये 9 दशक से ये बहस चल रही है, जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन रही है, कि उनकी धारणा रही है कि राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तौर पे देखा जाता है, जबकि बाकी जो राजनीतिक दल है, जैसे हम लोग भी जो हैं, हम लोग उसको टेरिटोरियल नेशनलिज्म के तौर पे देखते हैं। लेकिन ये पूरी कोशिश है संघ की तरफ से कि इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तौर पर प्रेजेंट करना, और अब ये हो रहा है कि पॉलिटिकली बोला जा रहा है कि यही एकमात्र राष्ट्रवाद है। अगर आप हमारे राष्ट्रवाद के डेफिनेशन को नहीं मानते हैं तो आप ट्रेटर हैं, आप एंटी नेशनल हैं, आपके खिलाफ सेडिशन का केस होना चाहिए। ये तो है पॉलिटिकल लाइन। तो अब कोशिश करें कि थोड़ा सा तो एम्बैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन ये लोग राजनीतिक तौर पे, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, राजनाथ सिंह जी बोले हैं, स्मृति ईरानी बोली हैं, अमित शाह बोले हैं, दत्तात्रेय होसाबले बोले हैं, इसी लाइन को प्रमोट किया कि सिर्फ उनका राष्ट्रवाद सही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग बैक ट्रैक अभी करेंगे। जी, सुशांत सरीन साहब, आपको शामिल करना चाहूंगा, और आपसे मेरा सवाल ये है कि कोई अगर ये कहे कि मैं कन्हैया कुमार के साथ हूं, तो आज की परिभाषा में देशद्रोही और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा में यह कहने वाला व्यक्ति तो देशद्रोही हो जाएगा। सुशांत,
संजय, मैं एक दो चीजें बोलूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे बाकी लोगों को इंटरप्ट किया जा रहा था, मुझे नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं भी चुप करके सुन रहा हूं सब। बिल्कुल सर। अभी तक, कल तक, जब तक ये बात नहीं उभरी कि ये वीडियो शायद डॉक्टर था, तब तक एक और आर्गुमेंट दी जा रही थी कि जो कुछ भी कहा गया बिल्कुल ठीक था, उसमें देशद्रोह का कोई आंसर नहीं था, वो बिल्कुल लेजिटिमेट डिसेंट था, वो सेडिशन नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। वो हमने सारा सुन चुके हैं। सडनली किसी ने बोला कि जी ये वीडियो डॉक्टर्ड है। अभी तक मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या प्रमाण है कि वो डॉक्टर था या नहीं था, कोई फोरेंसिक एविडेंस है या नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं वो डॉक्टर था। अब सडनली ये हो गया कि इंसाइटमेंट हो रही थी। अगर वो जो चीजें वीडियो में पहले दिखाई गई वो दुरुस्त थी, जो अभी तक आर्गुमेंट हो रही थी, तो फिर अब वो इंसाइटमेंट कैसे हो गई जो दूसरे लोग उसको अपोज कर रहे थे? ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि ये लॉजिक कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करते रहा। फिर ये बात हुई कि जी ये कन्हैया ने तो नहीं कहा था, ये वो उमर खालिद ने कहा था। फिर लोगों ने जब उमर खालिद के ऊपर कहा कि जी ये जिहादी है, कहा नहीं जिहादी नहीं है, ये तो माओवादी है। फिर कहा नहीं ये माओवादी नहीं है, ये तो एथियस्ट है, ये किसी धर्म में विश्वास ही नहीं करता। लेकिन फिर जब हीट होनी शुरू हुई तो उनके अब्बाजान जो कहे वो कहते हैं कि जी इसको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान है। अब ये कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग पोजिशंस है। मेरा सवाल ये है, क्या वहां पर कुछ स्लोगन शाउटिंग हुई? अब वो सेडिशन के जुमरे में आता है या नहीं आता, ये एक अलग बहस है। बिल्कुल ठीक। कोई और धारा लगनी सुशांत, यहाँ एक पॉइंट आपके लिए रख दूं। लेकिन संजय एक चीज मेरा मानना यह है कि आप, अगर मैं कल को आईएस का झंडा लेके वहां पर घूमूं, तो क्या वो डिसेंट होगा, क्या वो जिहाद होगा, क्या वो टेररिज्म होगा? वो किस जुमरे में आएगा कि हम चुप करके बैठे रहें? कल को अगर मैं कोई और इस तरह का अल कायदा का नारा लगाना शुरू करूं, तो क्या वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है? मेरे ख्याल ये भी एक सवाल है जिसको लोगों को आंसर करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है। आपने देखिए, एक मिनट सर, जो संघ वाले लोग हैं वो अपनी तरीके के फतवे जारी करते हैं एंटी नेशनल के, और जो वामपंथी हैं उनके भी अपने किस्म के फतवे आते हैं एंटी नेशनल के। अब वामपंथी जो है वो नेशनलिज्म में ना तो मानते हैं, लेकिन दूसरे जब अपने आप को नेशनल कहते हैं तो ये कहते हैं कि वो एंटी नेशनल है। तो ये बहस काफी देर की है, ये एक वाद विवाद है। एग्जैक्टली सर, ये बहस है, कोई हर्ज नहीं है। ये बहस है, ये वाद विवाद है। सुन करके बात करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि काला कोट पहन करके कोर्ट के परिसर में पिटाई कर दे क्योंकि हम देशभक्त हैं तो कर सकते हैं, और 48 घंटे तक बख्शी साहब उसको गिरफ्तार न कर सके। ऐसा भी नहीं हो सकता सर कि जिसने नारे लगाए, बेशक एक आदमी भी पकड़ा नहीं गया। सुशांत भाई, आप बिल्कुल ठीक बात सुशांत भाई, एक आदमी पकड़ा नहीं गया है। भाई मैंने पहले दिन से ये पोजीशन ली है कि अगर किसी आदमी को मारपीट करने का इतना शौक है अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए, तो वो बॉर्डर पे जाके वहां पर लड़ाई करे। एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक कोर्ट कचहरी का चक्कर है, प्रोसीजर है, तो यहाँ पर ये है वाद विवाद है। और काला कोट पहन के अगर आपको जवान यूज करनी है, आपको अपने मुक्का नहीं यूज करना। यहाँ पर दिक्कत ये है, यहाँ पर दिक्कत ये है, अगर मेरे पॉलिटिकल एस्पिरेशन है काला कोट पहनूं, जाके हाथ पैर चलाऊं, अभिनंदन करवाऊं और जाकर के फिर बीजेपी की टिकट मांगूं, सिंपल प्लान है। उसको डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी के लोग। सवाल ये है कि दूसरी पार्टी का होता है तो वो दूसरी पार्टी का यही काम करेगा, यही करेगा, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है इस देश को चलाना और कानून का राज बहाल करना। हमारा मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है, मैं साफ कर देना चाहता हूं सुशांत भाई, खास करके आपको, कि मैं ये किसी को क्लीन चिट दूं, और हमारी कोई औकात नहीं देने की कि जेएनयू में देश विरोधी, देश समर्थक गतिविधियां कौन करता है नहीं करता है। बहस करने को कौन तैयार है? फतवा दे रहे हैं ये सब लोग मिलकर के। जरा सा बोलिए, राष्ट्रभक्ति और देशद्रोह के नाम पर तुरंत ये लोग शुरू हो जाते हैं। समस्या यहां पर है, और इसको भड़काने में दूसरी तरफ के साथ भी तो यही करते थे, विपक्ष वाले भी यही करते हैं। इसीलिए आप जेएनयू में वामपंथ ने किसी और लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू को कब अकोमोडेट किया है? एब्सोल्युटली। आपने लोगों के कैरियर, मैं आपके साथ हूं, इसीलिए चूंकि प्रदीप जैन साहब तो ये इस तरीके की टॉलरेंस दिखाई है, एक इंटेलेक्चुअल। ठीक, सुशांत भाई रुकिए। प्रदीप जैन साहब, ये जेएनयू का किस्सा कोई अभी से शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस के पास चूंकि आइडियोलॉजिकल विपनरी उतनी ज्यादा नहीं थी, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो ये वाला काम इंटेलेक्चुअल वाला, पढ़ने लिखने वाला, ये सारा लेफ्ट के जरिए करवाते थे। जेएनयू को जिस प्रकार से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर के
ये इल्जाम सुशांत जो कह रहे हैं वो यही है कि पहले से चल रहा था, जिसको जब मौका मिलता है वो ये करता है। अभी आपने इस घटना में अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए आप इसमें कूद गए हैं और आपको अब बीजेपी डिफेंसिव में डाल रही है कि बताओ राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी हैं कि राष्ट्रभक्त। नहीं, आप एक चीज देखिए, बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने बात रखी। पूरे देश में यूथ को टारगेट किया जा रहा। बिहार का चुनाव हारने के बाद, दिल्ली का चुनाव हारने के बाद और जगह जगह ये सर्वे आने के बाद कि यूथ आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, तो यूथ पर डंडा कैसे कसें, उसके लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया। खुद केस लगाया, खुद बहस की और खुद सजा दे दी और खुद फांसी पर लटका दिया। किसी भी छात्र के ऊपर अगर हैदराबाद का मैटर हम देखें तो उसमें केंद्र सरकार नहीं बोली, वहां बोली कि वाइस चांसलर का मुद्दा है। और जेएनयू में जहां पर वाइस चांसलर बिना जांच किए हुए उस निर्दोष गरीब छात्र नेता को जेल के सीक्षों के अंदर डाल दिया गया, जहां उसका पूरा स्वर्णिम भविष्य अंधकार में डाला गया। हम मद्रास के पेरियार स्टडी सर्किल का मैटर देखें, हर जगह यूथ को टारगेट किया जा रहा। आज किशन कुमार की जो वीडियो क्लिपिंग थी, एक फर्जी वीडियो क्लिपिंग के आधार पर देश का रक्षा मंत्री, गृह मंत्री वक्तव्य दे और गृह मंत्री कार्रवाई करे, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान के साथ तो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, वहां आपके प्रधानमंत्री बिना प्रोटोकॉल के उतर जाते हैं। लेकिन अगर एक गरीब स्टूडेंट का झूठा वीडियो सामने आता है, आप उसे जेल के भीतर डाल देते हैं। शर्म आती है मुझे इस सरकार पर, जो भारतीय जनता पार्टी फांसीवाद के आधार पर चल रही और देश के युवाओं के विचारों को कुचलना चाहती है। आज देश के सारे लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी। आइए अब मैं विक्रम, देश है, सारे जाति धर्म विचारधाराओं के लोग हैं। जी और बिल्कुल, मैं चाहता हूं विक्रम सिंह जी, यहाँ पर अनेकांत हो, एक विचारधारा विक्रम सिंह जी थोपी जाना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रदीप भाई रुकिएगा। विक्रम सिंह जी से मेरा सवाल यह है और राहुल जी केवल जेएनयू नहीं, प्रदीप भाई एक सेकंड, प्रदीप भाई एक सेकंड, प्रदीप भाई हैदराबाद भी गए, एक मिनट, मद्रास भी गए। सर रुक जाए सर, आपको दोबारा मौका पूरा दूंगा सर, चिंता मत आवाज दबाई जा रही, वो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के वहां सर कृपया रुक जाइए। और वहां मेरा दस्तूर है कि मैं फिर ऑडियो डाउन करता हूं। हाँ सॉरी टू से दैट, मैं कह रहा हूं आप रुक जाएं, आपको पूरा मौका मिलेगा सर। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, बड़े धर्म ईमान से कोशिश करते हैं कि सीएनबीसी आवाज पे डिस्कशन जो हो संजीदा हो, गहरी हो और शालीन तरीके से हो। हमको ये हल्ला गुल्ला पसंद ही नहीं है। जब दो प्रवक्ता लड़ते हैं तो हम तो ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि बाकी चैनल कहते हैं कि नहीं और लड़ेगा, अच्छा है, ब्रेक गिरा दो, टीआरपी बढ़ेगी। हमको नहीं करना है वो काम। सो कृपया मेरे साथ आप लोग मदद करिए इसमें। विक्रम सिंह जी, आपने दो वकीलों की राय सुनी, हेगड़े साहब और कामिनी जायसवाल जी, पॉलिटिकल राय सुन ली, विशेषज्ञों की राय सुन ली। आप कानून का पालन कराने वाले जो टूल होता है कानून का राज चलाने के लिए, उसका हिस्सा रहे हैं। आपको ये सारा देख करके क्या लग रहा है, जहां पर हम खड़े हैं, कि आज फिर वकीलों ने प्रदर्शन किया, कन्हैया कुमार की जमानत की अर्जी अभी लगी हुई है, एबीवीपी का पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, लेफ्ट पार्टियों का भी प्रदर्शन हो रहा है। मुद्दा बना दिया गया है कि तुम देशभक्त हो कि नहीं, ये तो हम एक खास तरह के लोग तय करेंगे और सीना जोरी से तय करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? संजय जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि शासन, प्रशासन और पुलिस के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ होना या संशय की स्थिति में आना अत्यंत आपत्तिजनक और आत्मघाती होता है। वर्तमान परिवेश में अगर आप इस पर गौर करें, आप देखेंगे पूरी स्थिति ऐसा लगता है कि आप मतभ्रष्ट और पूरी तरीके से आप संशय की स्थिति में है। अगर कोई सीडी मान लीजिए कपोल कल्पित है, तो फॉरेंसिक आईटी लेबोरेटरी के द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है और भली भांति सत्यापन के उपरांत अपना पक्ष और विपक्ष रखा जाता है। विद्वान अधिवक्ताओं से वैदिक अभिमत प्राप्त किया जाता है। मनमाने तरीके से कोई काम करने के बाद जब तीर तरकश से निकल जाता है, तब ये कह देना कि साहब हम बेल अपोज नहीं करेंगे, या फिर अगर हम अपोज करेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये प्रूडेंस है यानी कूटनीति है, यह कावर्डिस है यानी कायरता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है? आपको चाहिए कि जैसे कानून गणित का एल्गोरिथम होता है, वो बिल्कुल एक सीधा सच्चा मार्ग है, अगर उसमें मिलावट ना हो तो ज्यादा उसमें विकल्प भी नहीं रहते हैं। सीधा सरल मार्ग, या तो आप दोषी हैं या निर्दोष हैं। अगर ग्रे एरियाज हैं तो इसकी नौबत कैसे आ रही है कि आप बेल अपोज नहीं कर रहे हैं। अगर वो दोषी हैं तो शासन प्रशासन की पूरी ताकत उसको जेल के सलाख के पीछे रखने के लिए कन्हैया कुमार को होनी चाहिए।
लेकिन ये तर्क देना कि वो विद्यार्थी है, पेशेवर अपराधी नहीं है, केवल इस कारण से उसके लिए हम जमानत अपोज नहीं करेंगे, ये चीज तर्क बड़ा अविश्वसनीय सा लग रहा है। मेरा ये परामर्श होगा कि सब लोग बिना भावावेश में आए हुए केवल कानून की बात करें और जो कानून की परिधि में दोषी है उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करे, जो निर्दोष है तो बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशंस के, बिना विंडिक्टिव हुए अपनी कार्रवाई संपादित करे। ये कह देना कि एक पक्ष बहुत ऊंचे हाई मॉरल ग्राउंड पे है और एक पक्ष नीचे मॉरल ग्राउंड पे है, ये भी कहना औचित्यपूर्ण नहीं है। पुलिस को चाहिए कि बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के विवेचना को करे, साक्ष्य का संकलन करे, वैदिक अभिमत प्राप्त करें और उसके गुण दोष के आधार के ऊपर विवेचना का समापन करें। उसमें किसी प्रकार के राजनैतिक हस्तक्षेप का कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। तो संजय जी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 दिन से जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है उसमें अगर सच्चाई की तरफ जाए, सच्चाई आप भी जानते हैं, सच्चाई सब जानते हैं, लेकिन उसमें अब इतनी मिलावट हो चुकी है कि अब सच्चाई तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस को कुछ समय लग सकता है। जी, आरपी सिंह साहब, विक्रम सिंह ने सिंपल सवाल रखा है, क्या आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस निष्पक्षता से और इफिशियंसी से काम कर रही है बस्सी जी के नेतृत्व में? मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं, पर 2 छोटी छोटी टिप्पणी कर लूं अगर आपकी आगे आओ तो। जरूर सर। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हम लोग टेरिटोरियल नेशनलिज्म में विश्वास करते हैं और आरएसएस और बीजेपी पहले राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप मेरी बात संघ है, क्योंकि सर हमारे बारे में कोई टिप्पणी करें तो उल्टा बोल रहे हैं। आप उल्टा बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक है कि मैं ये एक मिनट टेरिटोरियल राष्ट्रवाद की भाई साहब ऐसा है, आप उल्टा कर दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने क्या कहा था वो बता रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने क्या कहा, मेरी बात हो गई है, क्लैरिफाई कर सुन लें साहब। एक सेकंड, आरपी सिंह साहब मैं ये बोल रहा हूं, नीलांजन आप क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि संघ जो है कल्चरल नेशनलिज्म या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। संघ के जो विरोधी हैं उनका राष्ट्रवाद का नोशन जो है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है। बिल्कुल, आपने मेरे ख्याल से इसको उल्टा समझ लिया। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा था सर, मैं तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ, बोलिए कि टेरिटोरियल राष्ट्रवाद के चलते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चलते है। उसको अगर आप किस दिन चाहेंगे अलग से एक डिबेट कर लीजिए, मैं आकर इस पर देखिए, इस पे तो 90 साल से डिबेट चल रही है, यहाँ पे मत लाइए। 90 साल से ये डिबेट चल रही है संघ और संघ के विरोधियों के बीच में। करना चाहेंगे तो मैं आपसे शुरू करता हूँ जी, मैं शुरू करता हूं आपसे, अगर डिबेट करना चाहेंगे नागालैंड से लेकर। बिल्कुल करिए, मेरे को कोई घबराहट नहीं, मेरे को कोई घबराहट नहीं आपके साथ। 90 साल क्या 90 दिन, जितने दिन आप बोलेंगे उतने दिन मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं जब से पत्रकारिता में आया हूं तब से मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से शोधन किया है। मैं बहस करने को तैयार हूं आपके साथ, स्पॉन्सर ढूंढ के लाता हूं 90 घंटे वाली बहस के बारे में। बहरहाल मैं एक बार वापस आना चाहूंगा कामिनी मैडम के पास। कामिनी मैडम, मेरा एक विषय रह गया दोस्त। जी हाँ, बोलिए। मेरा एक छोटी टिप्पणी रह गई, असल में बीच में आपने उनको छूट दे दी, मेरी छोटी टिप्पणी रह गई। मेरे कांग्रेस के मित्र कुछ चर्चा कर रहे थे, शायद वो भूल गए कि बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ, बहन सोनिया गांधी सारी रात सो नहीं पाई, उनको आंसू टपकते रहे कहकर कि बेचारे लड़के बात कर रहे हैं। अगर आप इस बात को कहेंगे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि बिहार के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। प्रधानमंत्री जी वहां शादी में पहुंच गए। आप बताओ आपके कितने चेहरे हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार के चुनाव में मतदाताओं को डराते हुए कहा था कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। आपके प्रधानमंत्री देखिए फिर वही सर, देखिए अभी मैंने आप लोगों से विनम्र प्रार्थना की थी। प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप भाई मांगना चाहिए, प्रदीप भाई एक मिनट। मंत्री को देश से माफी मांगना चाहिए। ये जब से मैंने फेडरल डाउन का सिस्टम शुरू किया है, तो मेरा प्रोड्यूसर फीडर को थोड़ा डाउन करता है ताकि आपकी आवाज बिल्कुल जीरो भी ना हो जाए, लेकिन मेरी आवाज सुनाई पड़े। और जब से ये मैंने शुरू किया है, मैंने देखा कि दूसरे चैनल भी कॉपी करने लग गए हैं। पहले लड़वाते थे प्रवक्ताओं को, अब कहते हैं ऑडियो डाउन करो। देखिए सर, मैंने फिर रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से, 1 घंटे की डिबेट करते हैं,
पूरा वक्त है। मैं कहीं कोई लाइन लेकर के आप लोगों को टोका टोकी तो कर नहीं रहा हूं, बराबर का वक्त दे रहा हूं। ऐसा क्यों करते हैं प्रदीप जी? आप बोलने दीजिए सिंह साहब को, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। अब आप लोगों का पारा ठंडा करने के लिए नहीं, आप दोनों के बीच में मुझे तीसरे के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टेम्परेचर वाली डिबेट चाहिए ही नहीं अपने चैनल पे। इसके पहले कि नहीं, एक सेकंड, इसके पहले कि मैं ब्रेक लूं, अब ब्रेक के बाद संजय जी और कामिनी जी इस विषय का थोड़ा और विस्तार करें हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि इस प्रकार के विशिएटेड माहौल में सरकार से, पॉलिटिकल क्लास से और व्यवस्था को चलाने वाले पुलिस तंत्र से, न्याय तंत्र से हमको क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, और इस मामले को एक बुरी याद की तरह से भुलाने का कोई तरीका हो सकता है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इस पूरे प्रकरण से नाखुश हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है। हम इस पर विश्वास करके ये डिबेट करना चाहते हैं कि क्या बीजेपी और संघ के कुछ हार्ड लाइनर प्रधानमंत्री के लिए और उनके डेवलपमेंट एजेंडा को भटकाने के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं? कुछ इंटरनल खेल तो नहीं है इसमें? छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज अड्डा पर बहस हो रही है कि जेएनयू प्रकरण जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ है, इसमें बहुत सारे कोलैटरल डैमेजेस हो गए हैं। उसमें एक मीडिया भी है और एक दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर साहब भी हैं। ये सब तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन बड़ी घटना यह है कि क्या देश में इस प्रकार से अब न्याय होगा कि कुछ लोग तय करेंगे कि कौन देशभक्त है और कौन देश विरोधी। ये एक सीनाजोरी का जो माहौल बना है, ये कितना खतरनाक है, या हम लोग जो सो कॉल्ड लिबरल लोग, प्लुरलिटी में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोग वक्त की नब्ज को गलत पढ़ रहे हैं। कामिनी जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये क्यों रहा है? ये देखिए, ये तब तक होता रहेगा जब तक आप पुलिस तंत्र को राजनीतिक से हस्तक्षेप बंद नहीं होगा। जबकि पुलिस रिफॉर्म्स की बात आती है तब कोई पुलिस रिफॉर्म्स करना नहीं चाहता है। पुलिस का इस्तेमाल, दुरुपयोग होता है राजनीतिज्ञों द्वारा। प्रधानमंत्री ने कह तो दिया जी बुरा हुआ, पर हफ्ते भर बाद कहा। वो सोचिए उन लोगों का जिनका एक हफ्ते से जिनका बेटा जेल में बंद है और जिसके साथ इस तरीके से वायलेंस हुआ है, उसको मारा गया है, उन बेगूसराय में बैठे उसके गरीब माँ बाप की बात सोचिए। ये कह देना बहुत आसान है कि जी अब तो गलत हो गया, हमें लगता गलत हो गया। मतलब आप जब तक पुलिस तंत्र को पूर्णतः स्वाधीनता नहीं देंगे और जब तक ये पुलिस तंत्र का दुरुपयोग होता रहेगा, अपने पॉलिटिकल इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक ये सब हमेशा होता रहेगा। और दूसरी बात, ये जो देशभक्त का ठेका लेके चल रहे हैं, बाकी तो जिहादी हैं। उन्होंने सीधे से कह दिया, देखिए वहां पे इतने साल से जेएनयू में जिहादी पल रहे हैं, तो उन्होंने कितने जिहादी पकड़े जेएनयू में? जी तो ये इस संजय जी, से अभी हमारे साथ का ये स्टेटमेंट कहना हमारे साथ द सीक्रेट्स ऑफ आरएसएस की किताब लिखी है जिन्होंने, रतन शारदा साहब बड़े विचारक हैं, उनकी भी राय लेना चाहूंगा। वो फोन पर जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ, लेकिन उसके पहले मैं संजय जी आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि क्या कुछ हार्डलाइनर लोग मोदी जी के मूल डेवलपमेंट एजेंडा, गवर्नेंस एजेंडा को भटकाना चाह रहे हैं? मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूं, पर मैं इस पूरी घटना से मेरा एक ही सवाल है, अब किसकी भलाई हुई इससे? सारे लोग बड़े क्रोधित हैं, पर अगर आप ये देखिए किसी कश्मीरी के नजरिए से, जो वैली में बैठा है वो और जो वहां का हार्डलाइनर है, वो तो हंस रहा होगा कि यहां दिल्ली में जहां एक स्थिर सरकार है, किसी नारेबाजी के कारण एक कन्हैया नामक आदमी को पकड़कर अंदर डाल के फिर जो पूरे ऐसे बवाल मचा दिए कि जो सब स्लोगन सिर्फ कश्मीर और श्रीनगर में सुनाए दे रहे थे, वो आजकल पूरे देश में चल रहा है। अब पता नहीं किसकी भलाई हुई है इससे, और मैं ये मानता हूं कि जिसने भी ये मामला को आग लगा दिया है वो देशभक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल,
शारदा साहब, सवाल यही है कि जिसने भड़काया, जिसने इसके पीछे स्ट्रेटजी बनाई, जिसको लगा कि हम कैडर बिल्डिंग करेंगे, जिसको लगा कि हम देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने की सोल सेलिंग एजेंसी बन जाएं, उन्होंने राष्ट्र पर आघात किया है। राष्ट्र की सौहार्द से भरा हुआ जो माहौल है उस पर कुठाराघात किया है। आपसे मेरा सवाल इस पॉइंट के साथ है शारदा साहब कि अगर कोई ये कहे कि मैं कन्हैया कुमार के साथ हूं, तो क्या आप कहेंगे कि वो देशद्रोही है? शारदा साहब को मेरी आवाज लगता है कि नहीं मिल रही है, लेकिन यही सवाल लेकर के मैं नीलांजन आपके पास आना चाहूंगा। आप समझते हैं कि संघ परिवार किस तरह से अपने मुद्दों को, उसको लगता है कि मौका मिला है और अपने नैरेटिव को मनवा लेना है। उनको ये भी लगता है कि जनमत उनके साथ है और बाकी जनाधार बढ़ाने के लिए उनको वो साथ कर लेंगे। ऐसे में अगर मैं या वो राय जो है, जो समझते हैं कि कन्हैया कुमार बेगुनाह था, वो एक सिंबल बन गया है, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, कोर्ट तय करेगा कि क्या होना है, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ खड़े होने वाले लोग तो अब देशद्रोही होंगे? नहीं, उनके हिसाब से होंगे, लेकिन वो बहुत गलत बात होगी कि अगर वो लोग मानेंगे कि जो भी कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं वो देशद्रोही हैं। इस पूरे मामले में असल में तो दो चीजें, जो दो स्टैंड्स कंफ्यूज हो गई हैं। एक कि कुछ नारेबाजी हुई हिंदुस्तान के खिलाफ। एक भूतपूर्व जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र होने के तहत से मैं कहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमेशा से एक ऐसा तबका रहा है जो थोड़ा सा टेंजेंट से हटके हमेशा से राजनीति में काम करता रहा है। जब स्टूडेंट्स थे लेट 70s और अर्ली 80s में, तब भी एक किस्म का एक अल्ट्रा लेफ्ट विंग एक ग्रुप होता था। जब लिंगदो कमेटी ने के रिपोर्ट के बाद इलेक्शन स्टूडेंट्स यूनियन की राजनीति खत्म कर दी गई, तो कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी स्टूडेंट्स का ना होने के कारण कई सारे रेडिकलाइज ग्रुप्स अलग अलग तरीके से फॉर्म किए, जिसमें से डीएसयू भी एक था, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। एक तरफ तो ये इस पे जांच बिल्कुल होनी चाहिए कि क्या कुछ ऐसे नारे किए गए जो गलत थे, और अगर किए गए कोई सबूत मिलता है तो उनके खिलाफ केस होना चाहिए कानून के तहत। दूसरी जो नैरेटिव है कि अफजल गुरु का 9 फरवरी का जो एग्जीक्यूशन का एनिवर्सरी था, उसके तहत एक प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि बुनियादी तौर पे अफजल गुरु के एग्जीक्यूशन के एनिवर्सरी को किसी तरह से कॉमेमोरेट करना कोई बहुत मेजर एंटी नेशनल हरकत नहीं है, क्योंकि जब अफजल गुरु का जब एग्जीक्यूशन हुआ था तब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका था जिनको लगा था कि शायद उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो ये एक डिबेट का मामला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब केहर सिंह के खिलाफ केस हुआ था, तो बहुत लोगों को लगता था कि केहर सिंह को फेयर ट्रायल नहीं मिला था। आखिरी मोमेंट पे एक दिन बचा हुआ था, 4 वरिष्ठ ऑपोजिशन के नेता, जिसमें अटल जी थे, सुरेंद्र मोहन थे, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे और केपी उन्नीकृष्णन, ये 4 लोग दोबारा से राष्ट्रपति के पास गए थे कि किसी तरह से इसको कुछ दिन के लिए रोक लीजिए, हम एक बार फिर से याचिका डालेंगे। बिल्कुल। तो क्या इस नैरेटिव में हम लोग वाजपेयी जी को बोलेंगे कि उन्होंने भी मतलब एंटी नेशनल्स के साथ दिया था? ये तो नहीं हो सकता ना कि इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले के लिए एक पैरामीटर हो और अफजल गुरु चूंकि वो पार्लियामेंट में किया था, जी बिल्कुल, तो उसके लिए पैरामीटर है। हाँ, अगर वो डिबेट केहर सिंह का संजय नो, हाँ कौन? सिंह साहब, हाँ आरपी सिंह साहब आप बोलिएगा, नहीं आप अब जवाब दीजिएगा। नीलांजन ने एक पॉइंट रखा इतिहास का एक उदाहरण देकर के कि केहर सिंह के मामले में जिन लोगों ने अपनी अर्जी रखी थी राष्ट्रपति के सामने, उसमें वाजपेयी जी भी शामिल थे। आप उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन रतन शारदा जी हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शारदा जी, आपसे बड़ा छोटा सा सवाल है। मुझे बात कर लीजिए। नहीं, ये गलत है। एक मिनट आ रहा हूँ। नहीं, आप पूरा टाइम लीजिएगा। शारदा साहब को मैंने 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट की है फोन पर आने के लिए, उनको मैं अभी विदा करूंगा, लेकिन एक सवाल पूछ करके। शारदा साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं कन्हैया कुमार के साथ हूं, तो आप कहेंगे कि संजय जी आप तो देशद्रोही हैं? संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि देशद्रोही देशभक्त की जो बौद्धिक तार्किक या बौद्धिक व्यायाम हो रहा है, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हम मातृभक्ति की बात करते हैं, आज तक किसी ने मातृभक्ति डिफाइन करने की बात की है? अगर अपने मातृभक्त हूँ और उसके हाथ काट दूंगा, माँ का सिर फोड़ दूंगा, लेकिन मातृभक्त हूँ, तो कोई मानेगा इस बात को? जो लोग देश का हिस्से तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग आर्म स्ट्रगल की बात करते हैं, वो और उसको आप कहें कि लेकिन उनको कहाँ पकड़ा? शारदा साहब देखिए, आप भी अब रियलाइज कर रहे होंगे। एक सेकंड सर, तर्क देखिए, 1 मिनट संजय जी, आप बौद्धिक तर्क कर रहे हैं। आप जेएनयू के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। 1999 में उन्होंने 2 ऑफिसर को मार के बेदम कर दिया था, आईसीयू में थे वो लोग।
2010 में उन्होंने सीआरपीएफ के जवान जब मरे, नहीं शारदा साहब, यही मेरा सवाल है आपसे। सर जो लोगों ने रामदेव को आने नहीं दिया, वो बौद्धिक ये तर्क कैसा है? यानी आप कैसे तर्क की बातें कर रहे हैं? जिस देश के अंदर नक्सलाइट इसलिए किसी को मार देते कि बच्ची पढ़ाई कर रही थी, वो लोग फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की बातें कर रहे हैं। हम किसी को सर्टिफिकेट क्यों देंगे? सर्टिफिकेट वो हमें कम्युनल सेक्युलर होने का 60 साल से हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम कम्युनल है, राष्ट्रभक्त है ही नहीं, हम देशद्रोही हैं। और वो नाथूराम गोडसे आके चला गया, मर गया, किसी पुलिस ने हम पे केस नहीं किया, कमिश्नर ने हमको छोड़ दिया, लेकिन संघ फिर भी नाथूराम गोडसे का सगा लगता है। और आप कहते हैं कि पुरानी बात मत करो। आप ये बात नहीं करते। कम्युनिस्ट यहाँ बैठे हैं, लेफ्टिस्ट के सपोर्टर, इन्होंने 20 करोड़ लोग, 200 मिलियन लोग दुनिया भर में मारे वैचारिक उसके ऊपर फासिज्म लाने के लिए। गांधी जी ऑलरेडी कह चुके हैं किस प्रकार से जेएनयू में, मैं बार बार कहा था, जिस तरह से हमारा बौद्धिक फ्रीडम है ही नहीं, वहां पर लेफ्ट के अलावा और किसी विचार को जगह ही नहीं है, जहां एकेडमिक्स के सारे कैरियर खत्म कर दिए, वो इस तरह की बातें करें बौद्धिक तरह से। शारदा साहब, आपने बिल्कुल नहीं, आपने अपना पॉइंट, सर्टिफिकेट नहीं, हम सबको आपने पॉइंट अपना बिल्कुल ठीक तरीके से रखा है, कंप्रिहेंसिव ढंग से रखा है। नीलांजन, देखिए जो रतन शारदा कह रहे हैं, मुझे टिप्पणी करनी है प्लीज। उसको आ रहा हूं सर आपके पास। रतन शारदा साहब जो कह रहे हैं नीलांजन, उसको मानने वाले और इस बात पर भरोसा करने वाले भी तो इस देश में असंख्य लोग हैं। संजय जी, देखिए रतन शारदा जी ने कहा कि ओपिनियन पोल लीजिए, रामदेव, एक मिनट, आप ओपन ओपिनियन पोल लीजिए, आपको पता चलेगा लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में आके तार्किक बातें करना ये बड़ा आसान है। मैं तो सड़क पे काम करता हूँ, लोगों के अंदर काम करता हूँ, मैं जानता हूँ। नहीं, बिल्कुल वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी बात पब्लिक में रेजोनेट हो रही हो, हमको नहीं पता। नीलांजन, ये जो नैरेटिव है, एक मिनट शारदा साहब, एक मिनट, ये जो शारदा साहब ने नैरेटिव रखा, इसको भी मानने वाले लोग हैं। पहली बात तो इनका भी हक है कि अपना लेजिटिमेट विचार सामने रखें। बिल्कुल रखें। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, मेजॉरिटी चूंकि ये बोलती है, उससे वो सच नहीं हो जाता है या वो सही नहीं हो जाता। नीलांजन जी, आप जो दूसरी बात है कि एक मिनट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कृपया सर्टिफिकेट देने का ठेका वापस ले, हमने आपको ठेका नहीं। रतन शारदा जी, इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल करिए। मैं बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री, ये आधे घंटे से यही तो कह रहे हैं कि आरएसएस सर्टिफिकेट दे रहा है, देशभक्ति का, देशद्रोह का। देशद्रोह तो मैं ना किसी को ठेका देता हूँ, ना किसी का ठेका लेता हूँ। लिया सर, आप शारदा जी में इस तरह की फ्रेजोलॉजी दबा के आप बात नहीं कर सकते। आप शारदा जी, आपने सॉरी, ये है जी, ये सॉरी, ये इस तरह की बातें आप नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये जो कह रहा हूँ, नीलांजन, आप मेरी बात का पॉइंटेड जवाब दीजिए। मेरे बात का पॉइंटेड जवाब, मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा अब इसके बाद। मेरा सिंपल सवाल है कि रतन शारदा कह रहे हैं कि 90 साल नाथूराम गोडसे, ये सब कहानियां उठा करके हमको भी जो आप लोग ठप्पा लगाते रहते हैं, ये किस तरीके से चल सकता है? ये भी तो गलत है। देखिए, नाथूराम गोडसे का तो इस पूरे डिबेट में तो जिक्र नहीं आया। तो नाथूराम गोडसे पे मेरी क्या पोजीशन है, उसके लिए मेरे को जवाब देने के लिए आप कोई मजबूर नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूं कि नाथूराम गोडसे किसी समय, एक सेकंड, आप मेरे से बहस कर रहे हैं तो फिर मैं वही बोलूंगा कि जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। आप मेरे बाकी लोगों के लिए मेरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। बाकी लोग अगर नाथूराम गोडसे को बोलते हैं कि वो फिर भी आरएसएस इन्वॉल्व थी गांधी जी के, मैंने आज तक कभी नहीं कहा है। मैंने आज बड़े ऑब्जर्वर्स के बीच में फंस गया हूं, मुझे लगता है कि मैंने आज तक कभी नहीं कहा। आप मेरी एक नहीं, अब नहीं, एक मिनट। सिंह साहब, आप अपनी बात कहें। शारदा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, मैं संजय बोल सकता हूं कुछ क्या? यस सिंह साहब, बोलिए। पहली बात तो इन सज्जन को झूठ बोलने की कोई बीमारी है। आज तक कभी अटल जी ने कभी केएल सिंह को लेकर कोई अपील प्रेसिडेंट से नहीं की। सरेआम आपके टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, नहीं, ये गंभीर आरोप है आपका। नहीं, ये आपका गंभीर ऑब्जर्वेशन है नीलांजन। आपका कहना है कि आप निराधार बात इस पे मेरी कल इस बारे में मेरी अरुण शौरी जी से बात हुई थी। उसके बाद ही मैंने इसको कंफर्म किया। मैंने आज इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल, मेरी बात सुनिए, मैंने उनसे बिल्कुल चेक किया उस पीरियड में। मेरा नोटिस आएगा आपके पास, मैं आपको नोटिस भेजूंगा, उससे कायम रहिएगा आप।
आप बिल्कुल भेजिए, आप बिल्कुल एक नहीं, उसको साइक्लोस्टाइल करके भेजिए, क्योंकि मेरे पास जवाब है, मेरे पास सोर्सेस हैं। साइक्लोस्टाइल करने का टाइम नहीं है आज के दिन। मेरे पास बकायदा भेजूंगा। बिल्कुल भेजिए। एक मिनट चलिए। अच्छा सुनिए, फिर वही है कि ये एक नुक्ते को लेकर हम लोग फिर भटक जाएंगे। सिंह साहब मूल डिबेट पर आते हैं। मूल डिबेट मेरी सिंपल है, मेरी मूल डिबेट बड़ी सिंपल है। क्या आपकी पार्टी को और आपकी सरकार को ये लगता है, क्योंकि अब डिबेट मुझे कंक्लूड करनी पड़ेगी, कि कानून का राज पालन करवाने में दिल्ली पुलिस से ऐसी चूक हो गई कि उसका पॉलिटिकली कोलैटरल डैमेज आप पर हो सकता है? इसीलिए मैं कामिनी जी को भी करेक्ट करना चाहता हूं कि अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा नहीं है, हम बता रहे हैं, हम खबरें पढ़ रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक वो नाखुश हैं। नाखुश का उदाहरण सिंपल है। हाँ, तो नाखुश है। वो रेजिंग परेड डे में नहीं गए, बस्सी साहब उनको इनवाइट करने गए, किसी और से उनकी मुलाकात हुई, और बस्सी साहब ने जो पलटी मारी है, 360 डिग्री की जो पलटी मारी है, जिसकी बातें अभी यहां पर कामिनी जी ने भी आपको समझाई और विक्रम सिंह जी ने भी समझाई। कानून का राज दिल्ली में टूटा कि नहीं टूटा, वो इसलिए टूटा कि राजनीतिक आकाओं की सेवा करने का किसी का मन था। एक लिमिटेड पॉइंट पर जवाब दीजिएगा सिंह साहब। सर, कानून का राज इसलिए नहीं टूटा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बादल घाना चक्रवर्ती ने 1996 में चिट्ठी लिखी, दिखा रहा हूं आपको, जिसमें लिखा कि पाकिस्तानी एलिमेंट वहां पर काम कर रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? 96 में चले गए हैं। नहीं, 2016, 16, 17, 18, 19 फरवरी को वहां पे काम कर रहा है। बड़े विचारक, आप कैसी बात कर रहे हैं? और डिबेट का लोग इशू ये है कि हम यूनिवर्सिटी को ब्रीडिंग ग्राउंड बना देंगे, ISIS को पोच करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ISIS को मौका देंगे, भैया आओ हमारे यहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हो रहे हैं, आइए, हम ऐसा करेंगे क्या? जी, प्रदीप जैन, सिंह साहब का कहना है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो राष्ट्र विरोधी हरकतों का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। इसीलिए सरकार को ये काम करना पड़ेगा लोकतंत्र की और राष्ट्र की अक्षुण्णता के लिए कि उसकी सफाई की जाए। उसका दौर दौरा है, आप लोग इसको बहुत बिना मतलब उत्तेजित हो रहे हैं। संजय जी, मैं चाहूंगा कि सिंह साहब चुप रहे, मैंने उनकी पूरी बात सुनी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी दिए, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़े बड़े राजनेता दिए, लेखक दिए, और आपको याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी एक मेरा बड़ा छोटा पॉइंट है कि वहाँ पे कांग्रेस के समर्थन से, पालन किया, उन्होंने ये नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये हिटलर से प्रभावित लोग हैं, इनके ऑफिस में आपको हिटलर की जीभ नहीं मिलेगी। ये सिर्फ अपनी बात थोपना जानते हैं। सुनिए, आप एक बात समझिए, आप सिर्फ अपनी बात थोपना जानते हैं। आप अपनी विचारधारा हिटलर से आप देश में युवाओं को टेरराइज नहीं कर सकते। वो आपने तो पूरे मीडिया का गला दबा दिया था राजीव गांधी ने। चलिए सर, आपका टॉक टाइम खत्म हुआ, रुक जाइए सिंह साहब, प्रदीप बाबू रुक जाइए, आपका टॉक टाइम खत्म हो गया सर, आपका टॉक टाइम खत्म हो गया। नहीं, रुक जाइए भाई, ऑडियो डाउन, फिर वही बात। अच्छा, ऑडियो जब डाउन करने कहूं प्रोड्यूसर भाई, तो ऑडियो थोड़ा रखा करो, जीरो मत किया करो, नहीं तो कहेंगे आप सेंसरशिप कर रहे हैं, वो मैं करना नहीं चाहता हूं। सुशांत भाई, आपके पास आना चाहूंगा फिर। ये वो नए जमाने का मॉडर्न इंडिया जिसको हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत, जिसमें कि पॉलिटिकल क्लास डिबेट को इस स्तर पर ले जाए, हम उनके हाथ के पपेट बने, हम पार्टीजन हो जाएं, बेबुनियाद वीडियो दिखा दें और उसके बाद हम सीनाजोरी करें। ये कहां जा रहे हैं सर? हम नहीं, कहीं नहीं जा रहे। देखिए, दो तीन चीजें कहीं नहीं जा रहे। एक तो मेरे ख्याल कामनी जी ने एक चीज बोली थी कि एक प्रशासनिक सवाल उठाया था, मेरे ख्याल वो भी एक बड़ा अहम सवाल है, और वो भी इस डिबेट के साथ भी जुड़ा हुआ है, वैसे भी वो उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। एक राजनीतिक सवाल है और उसकी हमने एक तरीके से उसकी एक एग्जाम्पल आपके स्टूडियो में भी अभी जो बात बहस हो रही है उसमें देख लिया। और फाइनली एक वैचारिक सवाल है। मेरे ख्याल अब हो ये रहा है कि क्योंकि जो मीडिया अभी तक रहा उसने अपने ऊपर ये डिसाइड किया कि हम क्या दिखाएंगे और क्या नहीं दिखाएंगे, हम कौन से विचार प्रकट करेंगे और कौन से को दबाएंगे, हम किसको उभारेंगे और किसको बिल्कुल हम एक तरीके से लालचन लगा के छोड़ देंगे या उसके ऊपर कोई टैग लगा देंगे। एक ये जमाना था। अब जमाना ऐसा आ गया कि सबके पास एक एम्पावरमेंट है, उसको सोशल मीडिया बोलिए कुछ और बोलिए, उसमें बहुत सारी अनलगल बातें भी जाती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी जाती है, तमाम चीजें हो रही हैं।
है। अब हम एक ऐसे फेज में आए हुए हैं, मेरे ख्याल सारे विचारों को आप किसी विचार को दबा नहीं सकते। अभी जैसे संजय जी कह रहे थे कि जी इसको आप अगर किसी ने कोई नारा लगाया इसको छुपा करके आप रख देते, दबा देते तो कोई बात नहीं होती। मेरे ख्याल वो अब ऑप्शन आपके पास रहा नहीं है, किसी के पास नहीं रहा, क्योंकि अभी तक आप दबाते आए हैं और अब कुछ लोग हैं वो जो चाहते हैं कि भाई इसको आप चैनल में नहीं कैरी करेंगे, वो यूट्यूब पे डाल देंगे और वो वायरल हो जाता है। तो मेरे ख्याल आप अब दबाने वालों को सिस्टम बचा नहीं। विक्रम सिंह जी, तो बहस करना बेहतर है, उस पर मेरे ख्याल एक प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए और इसी के थ्रू देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, कोई एक विचारधारा यहां पर आप नहीं लागू कर सकते, तमाम विचार यहां पर आएंगे, लेकिन उन सारे विचारों में कुछ रेड लाइन्स आपको लगानी पड़ेगी, चाहे वो देशभक्ति को लेकर के हो, चाहे वो वायलेंस बिल्कुल। एक पॉइंट और यहां पर छोड़ के बस बिल्कुल मेरे पास वक्त खत्म हुआ। सुशांत भाई आपने बिल्कुल सही बात कही, आपको उल्लंघन नहीं करना और उसी रेड लाइट के चलिए उस रेड लाइट का मिसयूज ना हो इसके लिए विक्रम सिंह जी एकदम छोटा सा जवाब चाहूंगा, मेरा वक्त खत्म हुआ। वो ये कि सेडिशन के लॉ का वाइड रेंजिंग इस्तेमाल जिस तरीके से होता है बरतानवी हुकूमत के बना हुआ, उसका मिसयूज हो सकता है। ये सबक लेकर के क्या इस कानून पर दोबारा नजर डाल करके इसको और स्पेसिफिक बनाने का वक्त नहीं आ गया है? निसंदेह संजय जी, लॉस बड़े ही संवेदनशील है, इसको रीराइट करने की आवश्यकता, सांघिक बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि आपने जो शब्द का प्रयोग किया था कोलैटरल डैमेज, वो न होने पाए। संजय जी ने एक और बात कही थी कि रेड लाइट्स की हमारी सबकी लक्ष्मण रेखाएं हैं। आज चौराहे पर हम खड़े हैं, कोई शब्दवेदी बाण हमारे पास किसी के पास नहीं है। ये मीडिया, अधिवक्ता, न्यायपालिका, पुलिस, जनता सभी लोग उससे प्रभावित हैं और इसका समाधान कैसे होगा, कब होगा, ये विद्वान विचारक ही बता सकते हैं। अत्यंत आधुनिक देश बनाने के जिस दौर में हम हैं उसमें इस प्रकार के रिग्रेसिव एजेंडा हमको भटका न दें, इसका ख्याल रखना होगा। यही चर्चा आज हम अपने मेहमानों के साथ करना चाहते थे। बहुत ही शानदार विशेषज्ञ आज हमारे साथ जुड़े। सभी मेहमानों का वक्त की कमी के कारण सबका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक बात बताना चाहेंगे कि देवदत्त पटनायक, पुराणकार, मैथोलॉजिस्ट, आपने नाम सुना होगा, उनसे आज मैंने एक शास्त्रार्थ किया। कल सुबह 8:30 बजे और रात को 8 बजे जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी मुद्दे पर वो बहस है कि राष्ट्रधर्म क्या होता है, न्याय क्या होता है और देशभक्ति क्या होती है। क्योंकि उत्तेजना से, भावावेश से और राजनीति और मीडिया के बीच में जो चलता रहता है उससे दूर हट करके देश के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मुद्दा क्या है, और देवदत्त पटनायक की एक विवेकवान आवाज अपने खुद के थॉट्स को क्लैरिफाई करने में मदद करेगी। तो कल 8:30 बजे और 8 बजे CNBC आवाज पर सभी मेहमानों का फिर से शुक्रिया। नमस्कार।